नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में। और एटमॉस्फेयर क्या होता है ये हम लोग अपने पहले वाले क्लास में भी जान चुके थे। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है देख लो, एक बार फिर से समझ लेते हैं दोबारा, हालांकि आप इसको पहले भी जान चुके थे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो आपका पूरा पृथ्वी है ये घिरा हुआ है गैस के लेयर से। गैस के लेयर का मतलब हो गया कि गैस का एक पूरा परत है, चादर है, उसी से पूरा का पूरा ये पृथ्वी घिरा हुआ है। उसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं एटमॉस्फेयर। और ये गैस केवल एक गैस नहीं है, अलग अलग प्रकार के गैस है। नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है ना, अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं। तो ये जो बेसिकली पूरा का पूरा पृथ्वी है ये चादर से घिरा हुआ है। वो चादर किस चीज़ का है बताओ? गैस का है। उसी को हम लोगों ने कह दिया एटमॉस्फेयर, ठीक है। और उसी के अंदर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। आगे, द एटमॉस्फेयर इज लाइक अ थीन ब्लैंकेट ऑफ एयर। बिल्कुल एकदम सिंपल बात लिखा हुआ जो हमने अभी आपको कहा। ये जो एटमॉस्फेयर है ये बिल्कुल एक पतला चादर है, किसका? गैस का। मतलब गैस है वो एक तरीके से चादर के रूप में है पूरा एकदम, मतलब इस तरीके से कि बीच में आपका पृथ्वी है, उसको चारों तरफ से कौन लपेटा हुआ है? चादर लपेटा हुआ है। लेकिन वो चादर किस चीज़ का है? गैस का है। बस यही हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। इट प्रोवाइड्स अस एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। ये जो एटमॉस्फेयर है ये हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, नाइट्रोजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है सब कुछ हम लोगों को गैस यदि कहीं से मिलता है तो एटमॉस्फेयर से ही मिलता है। और सन का जो रोशनी, मतलब सूरज की जो रोशनी है वो उसमें, देखो एक बात ध्यान रखना, सूरज की रोशनी हमारे ऊपर डायरेक्टली नहीं आता है। सूरज का रोशनी जब निकलता है ना उसमें बहुत सारे हार्मफुल सूरज की रोशनी भी होती है, उसको दोबारा बाहर ही भेज देता है हमारा एटमॉस्फेयर। और जो बढ़िया वाला सनलाइट होता है वो हमारे पास आता है। मतलब यदि एटमॉस्फेयर ना रहे ना तो सनलाइट हमारे डायरेक्टली बॉडी पे पड़ेगा और हमारे बॉडी को जला के राख कर देगा। मतलब सनलाइट बहुत ही खतरनाक निकलता है, उसमें से जो खतरनाक सनलाइट है उसको दोबारा हमारा एटमॉस्फेयर आसमान में भेज देता है। और जो बढ़िया वाला होता है जो हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है उसको केवल आने का परमिशन देता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, मतलब कि जो गैस का लेयर है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, ये करता क्या है? पहला बात, ये हम लोगों को सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन का जरूरत है ये पूरा करता है, पहला बात। दूसरा बात क्या पूरा करता है ये? दूसरा बात कि जो सनलाइट निकल रहा है उसमें जो हार्मफुल सनलाइट है उसको वो वापस भेज दे रहा है। और जो बढ़िया वाला है, यूजफुल हमारे लिए जो है, उसको वापस आने, मतलब हमारे पास आने का परमिशन दे रहा है। समझ रहे बात को? चलिए आगे। इट इज एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। सोचो, मतलब पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी जहाँ पे हम लोग अभी हैं यहाँ से लेकर 1600 किलोमीटर आप ऊपर जाइए, यहाँ तक आपका एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। मतलब कि 1600 किलोमीटर तक यदि आप जाएंगे ऊपर, वहाँ तक आपको हल्का फुल्का ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद फिर मिलना खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात को? इसीलिए जब भी कोई आदमी या फिर कोई भी रिसर्च करने वाला आदमी मून पर जाता है या फिर मार्स पर जाता है, कहीं भी जाता है, तो अपने साथ वो एक ऑक्सीजन का एक पूरा सिलेंडर लेके चलता है कि उसके बॉडी के पीछे लगा रहता है। आप लोग देखते होंगे, है ना, मूवी में या फिर आप लोग टीवी में देखे होंगे, तो ऐसा होता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर का जो पूरा का पूरा पृथ्वी से दूरी है वो कितना दूर तक है? केवल 1600 किलोमीटर तक ही है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपका एटमॉस्फेयर से कनेक्शन टूट जाएगा, उसके बाद फिर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे, द एटमॉस्फेयर इज, अच्छा तो फिर इसका मतलब हुआ कितने भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ये सब उड़ते हैं सब इसी के नीचे उड़ता होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि इसके ऊपर चले गए आप तब तो फिर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आदमी बचेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं आपके पास, तो आप बचेंगे कहाँ से? तो कोई भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ये सब जो उड़ता है बहुत ही इससे नीचे ही उड़ता है। ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया, मुश्किल से मुश्किल कितना पता है आपको? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर उड़ता है बस एरोप्लेन, ये सब, इससे ज़्यादा नहीं। समझ रहे बात को? चल आगे। हाँ, इसलिए छोटा दिखता है आपको, इतना छोटा दिख रहा है, इससे मतलब मत समझिए कि बहुत ऊपर में है, नहीं। आपको देखने में कभी केवल लग रहा है कि बहुत ऊपर है, उतना ऊपर नहीं होता वो। क्योंकि यदि उतना ऊपर वो चला गया ना तो उसको लैंड भी करना है, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो ज़्यादा ऊपर नहीं होता वो। हाँ, बस इतना ऊपर होता है कि किसी बिल्डिंग से ना टकरा जाए, बल्कि बिल्डिंग से बहुत ऊपर ही होता है वो। बस इतना ध्यान रहे कि 1-2 किलोमीटर के अंदर ही में वो उड़ता रहता है अपना, ठीक ना। आगे, यदि मान लीजिए बहुत ऊपर चला गया और एरोप्लेन में कुछ खराबी आ गया, तब तो निश्चित है कोई नहीं बचने वाला। लेकिन मान लो कि कम दूरी पे यदि है और कुछ खराबी आ गया, तो कुछ भी कर ले पायलट, थोड़ा बहुत पे यदि उसमें डैमेज हो तो कुछ ना कुछ करके वो बड़ा जल्दी ज़मीन पे आ जाएगा। इमेजिन करो, मान लो कि 50 किलोमीटर ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा था और उसमें आग लग गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लो आग लग गया,
तो सोचो उसको नीचे आते आते तक ब्लास्ट हो जाएगा, एरोप्लेन पूरा खत्म हो चुका रहेगा, क्योंकि बहुत तेजी से आएगा ना, और तेजी से जब आता है तो आग बड़ा जल्दी पकड़ता है कि नहीं। लेकिन वही यदि 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के रेंज में रहेगा तो कितना भी वो कर ले तो आते आते तो आपका आदमी बच ही जाएगा कुछ ना कुछ। इसीलिए बहुत सारे सुरक्षा के नज़रिए से देखते हुए हमारा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर उतना ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ता है, ठीक ना। आगे, और जैसे भी आप, और ऐसे भी जैसे आप जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का मात्रा खत्म होने लगता है, समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन आपको मिलता रहे, इसलिए एरोप्लेन हमारा बहुत ही नीचे उड़ता है, ठीक है। नहीं, एरोप्लेन एक ही लेवल पे नहीं उड़ता है, कहीं नीचे होता है, कहीं ऊपर होता है, ये सब भी चलता रहता है उनका, ठीक है ना। आगे चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में 2 गैस ऐसा है जो सबसे ज़्यादा है। पहला आपका है कौन? नाइट्रोजन, और दूसरा है ऑक्सीजन। ये 2 गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, पहला नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब समझो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है कितना, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होता है? 99%। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस है, तो इस गैस का 99% केवल कौन सा 2 गैस है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप इसको ऐसे जोड़ लो ना, देखो नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%, दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 99 नहीं हुआ? अरे 99 हो गया। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में 100% गैस है, तो 100% गैस में से 99% गैस केवल 2 ही गैस है, पहला नाइट्रोजन जो कि 78% है, और ऑक्सीजन जो कि 21% है। उसके अलावा जो छोटा मोटा गैस बच गया वो कितना है? मात्र 1%। जैसे CO2 हो गया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हो गया, आर्गन हो गया, ये सब मात्र 1% है। तो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका छोटा मोटा मात्रा में हो गया 0.12% के आसपास कितना? कार्बन डाइऑक्साइड, सब हो गया, ठीक है ना। आगे, ऑक्सीजन हेल्प्स इन दी ब्रीदिंग। ऑक्सीजन हम लोगों को क्यों चाहिए होता है? ब्रीदिंग करने के लिए, सांस वास लेने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन हेल्प्स इन दी ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन का इस्तेमाल कौन करता है? ज़्यादातर हम लोग भी करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल है, और नाइट्रोजन का इस्तेमाल हमारे प्लांट भी करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत सबसे ज़्यादा कौन करता है? मतलब इस्तेमाल प्लांट करता है, समझ में आ रही है बात। प्लांट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से क्या करता है? धरती के गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि धरती के ऊपर जो भी आपको गर्मी देखने को मिलता है वो इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सूखने का काम करता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। डेंसिटी का मतलब हो गया यहाँ पे कि जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाएंगे आसमान की ओर, वैसे वैसे ऑक्सीजन का मात्रा घटता रहता है, कम होता रहता है, ठीक ना। आगे, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। तो बताओ ऑक्सीजन का मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? सी लेवल पे। सी लेवल का मतलब हो गया समुद्र के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे। और हमने कहा था कि जब भी हम लोग गहराई नापते हैं या फिर ऊंचाई नापते हैं तो हम लोग हमेशा किसको ध्यान रखते हुए नापते हैं? समुद्र के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नाप के चलते हैं, क्योंकि वो ऐसा लेवल है जो कि कहीं पे ऊंचा नहीं हो सकता, कहीं पे नीचा नहीं हो सकता, वो हर जगह बराबर रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि इंडियन ओशन का पानी बहुत ऊपर है और अटलांटिक ओशन का पानी बहुत नीचे है, ऐसा नहीं होता। समुद्र सब आपस में मिला हुआ है, तो हर समुद्र का पानी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यदि कहीं पर मिलेगा तो पृथ्वी पर मिलेगा, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि समुद्र के लेवल पे मिलेगा। और सबसे कम यदि कहीं पर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे आसमान की ओर, तो जैसे जैसे आप लोग आसमान से मतलब ज़मीन से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का मात्रा घटता रहेगा, और जैसे जैसे हम लोग ज़मीन के करीब आएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ता रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। मतलब एटमॉस्फेयर जो है, जो हमारा ऑक्सीजन का मात्रा है वो घटता रहता है। कब? जब हम लोग धरती से बहुत ही ऊपर चल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा इसको ऐसे समझिए कि हमारा एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% हमारा अलग अलग गैस है, ठीक है। पहला बात ये ध्यान रखेंगे। दूसरा बात जो आपको ध्यान रखना है एटमॉस्फेयर में, वो ये कि धरती के जैसे आप ऊपर ऊपर जाएंगे, मतलब कि धरती के जितना ही आप दूर जाएंगे ऊपर, उतना ही ऑक्सीजन का मात्रा घटेगा, और जितना जल्दी आप धरती के करीब आएंगे, जैसे जैसे धरती के करीब आएंगे आप, वैसे वैसे ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, ठीक है ना। बस यही 2 बात आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट और भी है। उसके बाद है द टेम्परेचर एक्सर्ट
प्रेशर ऑन द अर्थ एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो टेम्परेचर भी, मतलब कि धरती का जो टेम्परेचर है वो भी आपका अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। मतलब जो धरती का टेम्परेचर इंडिया में है जरूरी नहीं है कि यही धरती का टेम्परेचर रसिया में भी रहे। यहाँ का टेम्परेचर धरती का कुछ और हो सकता है, वहाँ का टेम्परेचर कुछ और हो सकता है। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, रसिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे लगभग ठंडा रहता है हमेशा। तो बताओ वहाँ का टेम्परेचर इंडिया से अलग हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हमारा इंडिया में क्या है, धूप होता है, बरसात होता है, गर्मी होता है, जाड़ा होता है, सब होता है यहाँ पे। यहाँ का टेम्परेचर लगभग हर 3-4 महीने में बदलता रहता है। लेकिन रसिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे लगभग टेम्परेचर हमेशा सेम ही रहता है। तो टेम्परेचर भी धरती का क्या रहता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रहता है। ठीक है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। तो कहीं पर कोई एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा मार है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, चलो अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, गर्मी बहुत पड़ता है। वही अगला कॉन्टिनेंट आप ले लो एंटार्क्टिका, यहाँ पे बहुत टेम्परेचर लो रहता है, यहाँ पे मतलब आदमी जम जाता है एक तरीके से। तो क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर का प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है, आगे उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर का मतलब समझो थोड़ा, हाई प्रेशर क्या और लो प्रेशर क्या है। जैसे मान लो, इमेजिन करो कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हवा खाली हो गया है। तो बताओ वो इलाका में हवा भरने के लिए कहीं और से हवा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो जहाँ पे हवा खाली हो गया वो हो गया हमारा लो प्रेशर, और जहाँ पे हवा ज़्यादा था वो हो गया हमारा हाई प्रेशर। सिंपल सी बात है। मतलब आप इसको ऐसे समझो, मान लो इमेजिन करो कुछ देर के लिए हम इस रूम से हवा सारा निकाल दें। तो रूम से तो हमने हवा निकाल दिया, रूम हमारा बन गया लो प्रेशर, और हमने हवा निकाल के भेजा किधर? बाहर। तो बाहर हमारा क्या हो गया? हाई प्रेशर। तो हमेशा हवा किधर से किधर मूव करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मतलब जिधर हवा खाली है उधर जाके वो भर देगा। ठीक है। तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही मूव करता है। एयर ही नहीं, वाटर भी इस तरीके से मूव करता है। जैसे इमेजिन करो, क्या कभी आपने देखा है कि पानी नीचे से ऊपर जाते हुए पहाड़ के ऊपर? हमेशा आपने क्या देखा है, पहाड़ का पानी ऊपर से नीचे आता है। इसका मतलब है कि नीचे में प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर है, और ऊपर में कैसा था? पहाड़ के ऊपर हाई प्रेशर था, इसीलिए पानी ऊपर से नीचे आया। समझ रहे बात को? तो चाहे पानी हो चाहे हवा हो, वो हमेशा किधर से किधर मूव करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा। ठीक है ना। आगे, अच्छा विंड का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? हवा केवल नहीं, मूविंग एयर इज नॉन एज विंड। मतलब यदि बहता हुआ हवा है तो हम लोग उसको विंड कह देते हैं। मतलब हवा है वो बह रहा है तो हमारा एयर नहीं कहलाएगा, वो हमारा विंड कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको हम लोगों ने 5 अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग लेयर का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ ये लेयर, यहाँ से यहाँ ये लेयर, यहाँ से यहाँ ये लेयर, इस प्रकार का। ठीक है। अब वो 5 लेयर हमारा कौन सा है? मतलब हमारा, अच्छा बताओ एटमॉस्फेयर हमारा कहाँ तक फैला हुआ है? हमने अभी तुरंत बताया था आपको 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ धरती से। तो इसी बीच में हमारा हवा का कितना लेयर है? 5 लेयर है। वो पांचों लेयर कौन सा है? पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, और चौथा है थर्मोस्फेयर, और पांचवा है एक्सोस्फेयर। तो ये ऐसे 5 लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? चलिए, इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। वो टॉपिक होगा हमारा बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।